गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एक मॉड और मीडियन का फॉर्मूला है जो कि स्टैटिस्टिक्स में आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है क्लास 10 से। और प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे को, लाइक यू नीड टू मेमोराइज दैट फार्मूला, और इसके कारण जेई मेंस के स्पेशली कुछ क्वेश्चंस बच्चे को ड्रॉप करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन में क्योंकि फार्मूला भूल जाते हैं एग्जामिनेशन प्रेशर में। सिंस स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू जेई एडवांस और उसमें मीन और वेरिएंस वाले पार्ट भी अच्छे खासे पूछे जाएंगे, तो मैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं अच्छे लेवल्स के प्रॉब्लम रखूंगा। बट ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ विद लॉजिक इन फील्ड देने वाला हूँ। मॉड का जो फॉर्मूला है, जो बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच टाइप का आता है। फिर मीडियन का भी फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाले के लिए, जहाँ पे, ठीक है ना, ग्रुप विथ दिया हो, तो उसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे उसे देखते हैं। तो चलो सबसे पहले मोड स्टार्ट करते हैं। मोड क्या होता है? ये जो डाटा मैक्सिमम बार अपीयर कर रहा है एक हमारे डाटा में, उसको हम बोलते हैं मॉड। जैसे सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। तो ये सपोज ये मैचेस है और ये बॉलर विकेट ले रखा है, तो फर्स्ट मैच में 2 विकेट, 6, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके विकेट। इसमें से पूछ रहा है फाइंड द मॉड ऑफ दिस डाटा। मॉड मतलब अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है इस डाटा का, मतलब मैक्सिमम विकेट कहाँ ले गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितना विकेट लिया गया। तो ये देखो 2 विकेट्स फर्स्ट मैच में भी है, फिर 2 विकेट सेकेंड इधर भी है, इस मैच में भी है, 2 विकेट नाइन्थ मैच में भी है, ठीक है। तो इसका जो मॉड आ जाएगा वो जस्ट 2 आ जाएगा। अब तुम बताओगे मॉड का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसमें पता करना है तुमको जो क्या चांसेस है जो तुमको कोई अच्छा सैलरी मिलेगा, तो इंस्टेड ऑफ मीडियन सैलरी और मीन सैलरी बहुत ही करेक्ट पिक्चर नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो बॉस का कोई मान लो रिलेटिव्स हो, उसको उन्होंने ज़्यादा सैलरी दे रखा है, तो अगर एक बंदे को 1 लाख रुपया मिल रहा है और किसी को 10,000 ही मिल रहा है, तब पर भी तो एवरेज 50,000 आ गया, तो ये तो चीटिंग हो गया उसके लिए ना, जिसको 10,000 मिल रहा है। तुम तो एवरेज 50,000 देख के गए, तुमको सपोज 10,000 मिल रहा है। तो एवरेज सैलरी बहुत करेक्ट पिक्चर नहीं देता है अगर डाटा का जो है डेविएशंस, मतलब उसमें डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा हो। तो उस केस में मॉड सैलरी एक ठीक ठाक मेथड है, क्योंकि आपको पता चलेगा चलो ये जो है मान लो सपोज 25,000 रुपीज, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मिल रहा है, तो कम से कम इतना तो होगा जो 25,000 हमको मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो इन दैट सेंस मॉड इज वेरी यूजफुल। स्पेशली मॉड का यूज जैसे अमेजन ऑर्डर्स पे होता है। मान लो कोई मोबाइल वाले कंपनी है, उन्होंने नया अपने मोबाइल लॉन्च किया, अब वो एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सेल हो रहा है, तो उसका मॉड जो होगा वो होगा वही करस्पॉन्डिंग टू वो मोबाइल, और करस्पॉन्डिंग टू दैट प्राइस वैल्यू, द मोड प्राइस, जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबाइल सेल हो रहा है। इससे फायदा क्या होगा कंपनी को, तो इस डाटा के हेल्प से कंपनी क्या करेगा ना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेगा, जिससे उनका सेल एनहेंस, लाइक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है कंपनी का वो बढ़े। ऐसे ही मीडियन का भी यूज होगा, जो मैं आपको बताऊंगा मीडियन बताने वक्त में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो हो गया तो डायरेक्ट डाटा एस कर नेक्स्ट है 20 मार्क्स आया 6 बच्चे को 29 मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेंड, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है एंड मार्क्स इज ऑप्टेंड लेट्स आउट ऑफ 50। ये टोटल फुल मार्क्स जो था वो 50 था और इसमें बच्चे को इतने मार्क्स आ रहे हैं। इसमें अब मैं फिर अगर आपसे पूछूं मॉड मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो मॉड मार्क्स मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना, देखो तो 28 स्टूडेंट्स, दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑल दिस 28 स्टूडेंट्स को 29 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉड का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 29, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 29 मार्क्स लेके बैठा हुआ, ठीक है। तो इस दोनों केस में तो ये काफी सिंपल है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट जो आता है, जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो है इस एग्जाम्पल में। तो ये सब एग्जाम्पल डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है, शायद क्लास 10 के टेक्स्ट बुक से लिया गया है। वहां पे इसको आसानी से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for number of family members in the household. अब देखो जैसे फैमिली में 1 से 3 आदमी है, तो ऐसा 7 फैमिली मिला कोई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। तो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक सर्वे हुआ, उसमें से जैसे बहुत सारे फैमिली होगा, सपोज फैमिली का नाम भी दे देंगे, फैमिली 1, फैमिली 2, ऐसे करके फैमिली 3। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे सपोज इसमें फैमिली है, तो यहाँ पे कितने फैमिली में ये सर्वे किया गया तुमको देख रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली जो है सबको ऐड कर दीजिए, 8 7 15,
17 और 3 20। हमारे पास यहाँ पे 20 हाउस होल्ड्स था, तो ऐसे करके मेरे पास 20 फैमिली है, और 20 फैमिली का क्या यहाँ से डाटा आया, तो वो इसको लिखा गया है। वो जो डाटा है हमारे पास वो इस तरीके का, जो 1 से 3 जन जो है वो 7 फैमिली में मिले हैं, 3 से 5 आदमी 8 फैमिली में, 5 से 7 आदमी 2 फैमिली में, 7 से 9 2 फैमिली में, और 9 से 11 जिसका रेयर चांस है वो एक फैमिली में। अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द मॉड ऑफ दिस। अब देखो पहले मॉड तुमको किस चीज का फाइंड करना है, मॉड ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज फाइंड करना है या फिर मॉड ऑफ फैमिली साइज फाइंड करना है, क्लियरली। ठीक है, इसमें मॉड ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आपको मॉड फाइंड करना होगा किस चीज का, फैमिली साइज का, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिली साइज कहाँ पे हमको मिल रहा है। तो अब देखो, अब कोई बच्चा डायरेक्ट बोल देगा जो द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिली जो हमको मिल रहा है, जैसे ऐसा ऐसा 8 फैमिली है जहाँ पे फैमिली साइज है वो 3 से 5 है, तो मॉड जो होगा वो तो करस्पॉन्डिंग टू 8 आ गया, राइट। तो इसका मॉड जो वैल्यू आएगा वो हम बोलोगे कुछ आंसर होगा, कुछ आंसर होगा, इट विल बी समथिंग बिटवीन 3 to 5। लेकिन अब बिग क्वेश्चन है जो ये क्या एग्जैक्ट होगा, क्या मैं आंसर 3 बोलूँ, 3.1 बोलूँ, 3.2 बोलूँ, ठीक है, या फिर 5 बोल, बताओ। अब सबसे पहले बोल, तुम बताओगे जो 3.1 तो नॉनसेंस का आंसर है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है 3.2 का, क्योंकि फैमिली साइज, फैमिली में या तो एक आदमी होंगे, 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे, 3.1 आदमी तो होगा नहीं भाई, आदमी को नहीं ना मारोगे तुम 3.2 आदमी नहीं होंगे। लेकिन मैथमेटिकली क्योंकि ये डाटा अभी फैमिली साइज का है, ऐसा तो हो सकता है जो ये में नंबर ऑफ फैमिली में कितने केक्स आए हैं, ठीक है, और कितने, मान लो कितने केजी के केक्स आए हैं, तो केक को तुम 3.1 केजी का भी बना सकते हो, 3.2 केजी का भी बना सकते हो। तो किस कॉन्टेक्स्ट में काम चल रहा है उस पर भी ये डिपेंड करेगा वेदर 3.1 मेक्स सेंस और नॉट। सो रियलनेस आइज लाइज इन द आइज ऑफ द होल्डर, राइट। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे अभी हम एज्यूम कर रहे हैं अपना जो, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल डाटा है, तो इसको फिजिकली अगर तुम रिलेट करोगे तो फैमिली साइज क्लियरली 3.1 ही होगा। लेकिन इमेजिन करो ये कोई भी, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ, जैसे कुछ कंटेंट आ गया, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, या फिर साइज को, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो कुछ किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है डाटा, ठीक है, या फिर मनी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 3.1 मतलब हो सकता है 3 रुपया 10 पैसा। तो उस केस में हम इसका आंसर क्या बताएं, यही मेरे इस पूरे सॉल्यूशंस का थीम होने वाला है। क्या मैं आंसर 3 बताऊंगा या 5 बताऊंगा। अब तुम बोलोगे देखो, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज 8 है, अब 8 फैमिलीज का साइज जो है वो मुझे पता है 3 से 5 के बीच में, लेकिन अब 3 से 5 में मैं क्या आंसर दूं, ठीक है ना। उस चैलेंज को मैं कैसे डिकोड करूं, तो देखो इसको बहुत ही आसानी से तुम डिकोड कर सकते हो। यहाँ पे हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड मतलब लीनियर इंटरप्रिटेशन का यूज करेंगे। इसको सबसे पहले मैंने क्या रखा है, तो फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे है मेरे पास। तो सबसे पहले सपोज फैमिली साइज को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, फैमिली साइज को प्लॉट कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ फैमिलीज को प्लॉट किया, हैज बिकम नंबर ऑफ फैमिली। तो अब देखिए, अब मेरे पास 1 से 3 है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 एंड 9 to 11। तो अब मैं आसानी से बता सकता हूँ 1 से 3 को 7 फैमिली है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक। 3 से 5 में 8 फैमिली है, थोड़ा इससे बड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हिस्टोग्राम टाइप का हम बनाए, ठीक। 5 से 7 में कितना है, 2 फैमिली है, ठीक है भाई। 7 to 9 में भी 2 फैमिली है, और 9 से 10 में अपने पास। अब मुझे फाइंड करना है, जो ये तो पता है मेरा जो भी मॉड आएगा वो 3 और 5 के बीच में आने वाला है, तो जो भी आंसर आएगा वो उस 3 और 5 के बीच में आएगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या मैं आंसर दूँ, राइट, 3.1 दो, 3.2 दो। अब आप देख सकते हो इससे पाने वाला जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ फैमिलीज 8 फैमिली में 3 से 5 फैमिली साइज है, उससे पाने वाले को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 7 फैमिली में क्या है, 1 से 3 फैमिली साइज है, और 2 फैमिली में 5 से 7 फैमिली साइज है। तो ये तो पता है जो आंसर जो आएगा वो इसी क्लास से आने वाला है, क्लास मतलब 3 और 5 के बीच से आने वाला है। दिस इज माई मॉडल क्लास, ठीक है, अगर मैं टर्म का यूज करूँ तो। लेकिन अब सवाल है आंसर क्या आएगा, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ये सिचुएशन वर्सेज एक ऐसा सिचुएशन देखो जो 3 से 5 में मेरे पास सपोज ये 7 थे फैमिली, और अगर 5 से 7 में और 1 से 3 में, ठीक, 1 3 5 7 अगर इक्वल नंबर ऑफ फैमिली हो जाते हैं, इमेजिन करो दिस वर्सेज सिचुएशन 7, यहाँ पे भी 2 फैमिली होते हैं,
तो फिर मैं मॉड का वैल्यू क्या देता, तुम कॉमन सेंस से सोचो, तब तो तुम ऐसे बोलते हो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है क्योंकि इससे पहले भी 2 है, इससे पहले भी 2 है। वर्सेज सपोज अगर यहाँ पे फिर 7 फैमिली होता और यहाँ पे मान लो 1 से 3 में 1 फैमिली होता, और सपोज एक्सट्रीम केस लेते हैं 3 से 5 में 6 फैमिली होता। अब इस तीनों केस में तो तुम आंसर सेम नहीं बताओगे, राइट? क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि अगर इस केस में मान लो तुम कुछ एक्स बताओगे मॉड 3 से 5 का कुछ वैल्यू, और इस केस में भी अगर एक्स बता दोगे तो ये काफ़ी इलॉजिकल हो जाएगा। क्यों इलॉजिकल हो जाएगा? क्योंकि देखो इसका एम्बियंस अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे जो डाटा है मॉड का वैल्यू वो शिफ्ट करना चाह रहा है टुवर्ड्स 5, राइट? यहाँ पे वो शिफ्ट करना चाह रहा है टुवर्ड्स 5। अब ऐसा क्यों शिफ्ट करना चाह रहा है टुवर्ड्स 5? क्योंकि देखो 5 से 7 के बीच में भी अच्छा खासा नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो ये कॉमन सेंस है, हम आंसर को थोड़ा बायस्ड रखेंगे 5 की ओर, राइट? यहाँ पे ये कहीं शिफ्ट नहीं करा क्योंकि 1 से 3 में जितना फैमिली है उतना ही 5 से 7 में है। तो यहाँ पे आई कैन एक्सपेक्ट द आंसर टू बी एग्जैक्टली 3 और 5 का एवरेज, तो 3 + 5/2 विच इज 4। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये 4 से इस डायरेक्शन में शिफ्ट करे, मतलब 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, ठीक है, 4.3 हो सकता है, कुछ हो सकता है उस डायरेक्शन में। लेकिन ये तो पक्का है जो मैं 3.9 भी नहीं बताऊंगा, ये गलत लग रहा है, 3.8 ये गलत लग रहा है, 3.7 क्लियरली गलत लग रहा है कॉमन सेंस। सो दिस इज द आइडिया, मीन्स फाइनली आई वॉन्ट टू गेट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मुझे पता है, क्योंकि अब देखो अपने इस प्रॉब्लम में जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसमें मैं आंसर को एग्जैक्टली 4 नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों का एम्बियंस क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम होता, सेम हाइट का होता, तो मैं फिर आंसर बोल देता डायरेक्टली, तो बीच वाले को रख लो, सो दैट कैन बी ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉइंट। इस केस में जो भी मेरा आंसर होने वाला है उसको मैं चाहूंगा वो शिफ्ट कर जाए थोड़ा 3 की ओर, मतलब 4 से थोड़ा पीछे है। अब कितना शिफ्ट करें, अब ये भी मेजर क्वेश्चन है। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। अब ये तो थंब रूल है जो आप उसको कैसे शिफ्ट करवाओगे, तो अभी हम उसको लिनियरली शिफ्ट करवाते हैं। तो अभी तुम ऐसा सोच सकते हो, देखो जितना ज्यादा ये हाइट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इसको शिफ्ट करना चाहिए। मतलब ये इसका हाइट जो लेफ्ट वाला हाइट है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस गैपिंग। तो इसको मैं जूम करता हूँ, अपने पास ये 3 है, ये 5 है, सपोज ये x इज द वैल्यू है, ठीक है, वो शिफ्ट करके x पोजीशन पाया 3 और 5 में। तो अब मुझे पता है अगर ये हाइट जितना ज्यादा होगा उतना आंसर इधर शिफ्ट करना चाहिए, राइट? अब ये हाइट ज्यादा का क्या मतलब है, विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाइट, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हाइट होगा, दैट इज आवर मॉडल क्लास। तो हम क्या करते हैं ना, इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो अब देखो ये फ्रीक्वेंसी 7 है, 8 है, ये 7 है और ये अपने पास 2 है। तो अब ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप आया, ये हाइट का, इस दोनों के बीच का जो गैप आया, ये कितना आ गया, ये 1 यूनिट का आया। और इस दोनों के बीच का गैप कितना आया, वो 6 यूनिट का आया, 8 - 2। अब मैं गैप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि गैप से पता चलेगा ना जो इसके रिलेटिव, मतलब 8 फैमिली वाले जो मैक्सिमम थे उसके रिलेटिव कितना का ड्रॉप हुआ है दोनों साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ड्रॉप कम का हुआ है, तो इसीलिए मैं इस गैप को कम रखना चाहूंगा, इसको मैं लेस रखना चाहूंगा और इसको मोर रखना चाहूंगा। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है ना, मेरा आंसर जो है वो 3 की ओर ज्यादा जाएगा, क्योंकि जितना गैप ये छोटा है मैं लेस वाले गैप को यहाँ रखूंगा। तो अगर x और 3 के बीच में लेस गैप है तो आंसर 3 की ओर जाएगा, राइट? x और 5 में ज़्यादा गैप है तो फिर 5 दूर भागेगा। तो एग्जैक्टली वही आइडिया मेरे पास। अब तुम बोलोगे किस रेशियो में बांटेंगे, अब उसी रेशियो में बांट दो जिस रेशियो में गैप का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1 आ गया और ये 6 आ गया। अब कोई बच्चा ऐसा ही बोलेगा भाई आप गैप के डिफरेंस के रेशियो में क्यों बांट रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली इस रेशियो में बांट दीजिए ना, इस हाइट के रेशियो में बांट दीजिए। जैसे ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना था, 2, और ये फ्रीक्वेंसी जो था ये मेरे पास 7 था, तो तुम इसको 2:7 में डिवाइड कर दो। जैसे 3 है, 5 है, एक्स लेके इसको 2:7 में डिवाइड कर दो। 1:6 में ही क्यों किया? अब देखो इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम 2:7 में डिवाइड करोगे तो अब तुम इमेजिन करो, सबसे पहले तो ये तुम सिचुएशन इमेजिन करो जब ये 5 और 7 में ये कुछ था ही नहीं, अगर ये 0 हो जाए और ये फुल हो जाए तो फिर वो केस होगा, तुम किस केस में डिवाइड करोगे, 2/0 में, विच इज अनडिफाइंड, तो मैथमेटिकली वो सही नहीं होगा। दूसरा चीज, मतलब वो जो है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम जो हम कर रहे हैं वो ये एज्यूम कर रहे हैं जितना से जिस रेट से हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी रेट से हम डिक्रीज भी कर रहे हैं। तो रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज जो है चेंज का वो सेम होना चाहिए। तो वो बेसिक एजम्पशन है, लिनियरिटी प्रिंसिपल से हम इसको फॉलो करें। उससे क्या फायदा होगा, उससे अब तुम जस्टिफाई कर सकते हो इसको भी,
क्योंकि यहाँ पे गैपिंग क्या हो गया, यहाँ पे गैपिंग सेम है, तो ये 5-5 का है, तो सेम रेशियो में होगा, डायरेक्टली बीच में आ जाएगा। इसको भी तुम जस्टिफाई कर सकते हो, वो इधर, क्योंकि ये जो गैप है वो ज़्यादा है और ये कम है, तो आंसर मेरा बायस्ड होना चाहिए किधर, किसकी ओर, 5 की ओर ज़्यादा होना चाहिए इस कंडीशन में, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरा लॉजिक है, तुम डायरेक्टली 3 और 2 और 7 में इसलिए नहीं कर रहे हो, तो फिर ये मॉडल क्लास का तो कोई यूज ही नहीं होगा, तो समझ रहे हो ना। तुम्हारे पास ये इनिशियल फैमिलीज 3 है और ये 5 है, मतलब नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स 3 और 5 है। अब तुम मॉडल क्लास का फ्रिक्वेंसी को यूज ही नहीं कर रहे हो भाई, तो फिर उसका मतलब ही क्या है, मतलब उसका तो कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं डाटा में, इसलिए इसको डायरेक्टली मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब अगर चीज़ों को पकड़ रहे हो ना तो बहुत मजा आएगा। तो अब देखो, अब इस फिलॉसफी से क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सिंपली एक सेक्शन फार्मूला 1D पे, वो भी ये 3 है अपने पास, ये x है और ये 5 है, और इसको 1:6 में डिवाइड करना है। तो अब ये गैपिंग कितने का आया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x माइनस 18 इज 5 माइनस एक्स, तो 7x इक्वल टू 23, x इक्वल टू 23/7, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो एक लाइन, तो 23/7 जो है वही, तो ये कितना आया, इट्स 3.2, सो 3 पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा, 3.286, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आंसर जो है वो 3 से नज़दीक होना चाहिए, इनसे शुड बी टुवार्ड्स 3। अब देखो 3 और 4, 4 से पीछे होना चाहिए, बिल्कुल ये 4 से पीछे, कितना पीछे है, ये 0.286 जो बता रहा है, ये एक्चुअली बता रहा है जो इस दोनों के जो आपके सराउंडिंग्स थे, सर नेवर्स जो थे, उस दोनों में कितने डिफरेंस थे, उसमें कितने डिफरेंस थे विद रिस्पेक्ट टू आवर मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये था एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज कर सकते हो, लीनियरिटी प्रिंसिपल। अब देखो, अब इसी को आप जनरलाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे पास मॉडल क्लास अगर मान लो स्टार्ट हो रहा है लोअर लिमिट एल से, और ये गैप जो है वो एच का है, तो ये पॉइंट हो गया अपने पास एल प्लस एच। ठीक, अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ये मॉडल क्लास दे रखा है सपोज एफ, इसको मैं क्या बोल दूँ, F1 बोल दूँ। ठीक, और इसके प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी अगर मैं F0 बोलूँ, और अपर इसके आगे वाले क्लास का F2 बोलो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर F1 मॉडल क्लास है तो पीछे वाला मतलब 1-1 सोचो, और आगे वाला 1+1 सोचो। ये F0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये F2 से कर रहा हूँ, विच इज डिफाइंड। तो फिर आप जनरलाइज कैसे करोगे, फिर बहुत ही सिंपल है, ये जो गैप प्रोड्यूस हुआ ये कितने का आया, F1 माइनस F0 का, ये पिक्चर कोई देखो, और ये जो गैप प्रोड्यूस हुआ है इस दोनों के बीच में, ये कितने का है, ये गैप, ये आ गया F2 माइनस F0 का। तो अब जो जो जितना ज़्यादा गैप होगा उससे दूर भागेगा। तो मान लो अगर ये गैप मेरा कम है, अगर ये गैप लेस है इस गैप से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आंसर मेरे पास जो आना चाहिए वो मिड पॉइंट से इधर शिफ्ट करना चाहिए, शुड शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो एग्जैक्टली गैप के ही रेशियो में आंसर आएगा। तो लेट्स से दिस इज एल, ये हो गया अपने पास एल प्लस एच, तो मेरे पास मॉड जो होगा सपोज वो समवेयर एक्स है, अब वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड गैप छोटा है तो ये छोटा होगा, तो सपोज सेकेंड गैप हो गया F2 माइनस F0, और फर्स्ट गैप हो गया F1 माइनस, एक्स का वैल्यू आराम से निकाल लीजिए, ये गैपिंग x माइनस एल आया डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 इक्वल टू ये गैपिंग बना L प्लस एच माइनस एक्स बाई F2 माइनस। अब आप क्या कर सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन से तुम्हें पता है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर है तो इट्स ऑल्सो इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी। ठीक, अब ये कैसे आता है, एक तो तुम आराम से फील कर लो, 1/2 इक्वल टू 2/4 है, अब ऊपर वाले को ऐड कर दो 1+2, नीचे वाले को ऐड करो 2+4, तो ये वर्क करेगा क्योंकि ये भी 3/6 काम करेगा। दूसरा है तुम a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसको इक्वल टू कुछ लेमडा मान लो, तो यहाँ से a आ गया बी लेमडा और c आ गया डी लेमडा। अब आप अगर a प्लस सी करोगे तो बी लेमडा प्लस डी लेमडा, और b प्लस डी कैंसिल हो गया, तो ये भी लेमडा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू लेमडा, इसको अल्टरनेंडो भी बोलते हैं। अब ये तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, इस दोनों इक्वेशन से मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ x माइनस एल बाई F1 माइनस F0 इक्वल टू, इस दोनों को ऊपर वाले को ऐड कर दो और नीचे वाले को ऐड कर दो, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच बच जाएगा,
और नीचे मेरे पास बचेगा F1 प्लस F2 माइनस 2F0। तो देखो कुछ याद रखने वाला है नहीं, अगर आप एक बार इस लॉजिक को पकड़ लेते हो तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो x माइनस एल इक्वल टू एच टाइम्स, ये वहाँ से इधर जाएंगे, इट विल बी एल प्लस एच टाइम्स F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 माइनस 2। तो मैं कभी भी ये फॉर्मूला को आज तक याद नहीं किया कि मेरे क्लास 10 के टीचर है ना, वो इसके लॉजिक मुझे नहीं बताया, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर लकली आई आस्क्ड माय फादर, नो हिमसेल्फ वाज अ वेरी ग्रेट, ही इज अ ग्रेट एकेडमिशियन। उन्होंने ये बताया जो इसका लॉजिक भाई यहाँ से आता है, ठीक है, क्योंकि पापा को उनके टीचर ने बताया था और फिर उन्होंने मुझे बताया। आजकल तो शायद यूट्यूब पे बहुत जगह आपको रीजनिंग मिल जाएंगे इसके। तो ये था इसका एक्चुअल रीजन। अब तुम बोलोगे एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम में देखो डायरेक्टली आप एग्जाम में ऐसे बना दो, फॉर्मूला को याद मत करो, ठीक है। वैसे अब एक बार तुम लॉजिक समझ गए ना, फॉर्मूला भी तुमको याद हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे एग्जाम में तुम खट से ये डायग्राम बना दोगे और ये तुरंत तुम ये डिराइव भी कर लोगे, तो वो तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है अपने पास मीडियन का, ठीक है। अच्छा, बाय द वे मॉड मॉड का सिग्निफिकेंस क्या है? सो मॉड अगर मेरा यहाँ पे आया 3 पॉइंट जो भी 286, इसका सिग्निफिकेंस है जो 8 फैमिलीज ऐसा है जिसमें मतलब फैमिली साइज जो है वो 3.286 है, ठीक है। ऐसा 8 फैमिली है इस सोसाइटी में जिसका फैमिली साइज ऑन द एवरेज 3.286 है। और तुम बोलोगे भाई ये तो कोई मीनिंगलेस आंसर है, कोई फैमिली साइज कैसे फ्रैक्शन हो सकता है? मैं ऑलरेडी जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है, तो बोलने का एक तरीका है जो हाँ फैमिली साइज लगभग उसके आसपास है, मैक्सिमम अक्रिंग फैमिली साइज है, ठीक है। अब सिमिलरली तुम मीडियन भी बता सकते हो। मीडियन क्या होता है, वो बीच वाला डाटा होता है। जैसे मान लो अगर अपने पास एक बार इसको ऐड कर लूँ पेज, हाँ। अब मान लो जैसे अपने पास बहुत सारे डाटा है, एक सिंपल एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 10 15 20। अब इस डाटा का अगर मैं आपसे पूछूं मीडियन निकालो, मीडियन मतलब बीच वाला, नाम ही है मीडियन। तो एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा, सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लिख लो। देखो ये फर्स्ट डाटा है, सो इसको ऑब्जर्वेशन 1 बोले, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 ऑब्जर्वेशन है। तो बीच वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, तो फर्स्ट और लास्ट से कैंसिल करो, सेकंड लास्ट से कैंसिल करो, थर्ड लास्ट से, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा आ गया मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन जो है वो कितना आ गया, ये 4। तो इस डाटा सेट का मीडियन 4 आएगा। अब बोलोगे भाई मीडियन का सिग्निफिकेंस क्या है, बीच वाला इससे सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका तो बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है। इससे आपका पता है जैसे तुम कोई इंस्टीट्यूट में गए और तुमको अगर चाहिए जैसे मीडियन पैकेज क्या है टीचर का, तो अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज पैकेज से, ठीक है। मीन पैकेज से आप रियलिटी नहीं पता कर सकते हो, क्योंकि नेपोटिज्म का अगर कोई सिखा रहा है, मान लो किसी को 1 करोड़ मिल रहा है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात कर रहा हूँ, और किसी का मान लो अगर 10 लाख पैकेज है, ठीक है, तो अब मीन में तो तुम फंस जाओगे ना, क्योंकि मीन में तुम 1 करोड़ मतलब ठीक है 100 लाख और प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 मारोगे, तो ये इससे तो पार्शियलिटी हो जाएगा भाई उस बंदे को जिसको कोई तुम 55.5 लाख मीन सैलरी आएगा। तब तो तुम बोलोगे भाई रामू को भी 55.5 मिल रहा है और मिस्टर जोसेफ को भी 1 करोड़ मिल रहा है। अब ऐसा नहीं हम जोसेफ बोल के रामू को नहीं मिल सकता 1 करोड़, नाम पे मत जाना, आई एम नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी, रेसिस्ट नहीं है भाई ठीक है, लेकिन मतलब वो भी सो कॉल यो जोसेफ तो उनको 1 करोड़ मिल रहा है, तो इससे पार्शलिटी हो गया। अब मीडियन पैकेज अगर तुम उस फिल्म का देखो ना, उससे क्या मिलेगा, मीडियन पैकेज मतलब अगर मान लो मीडियन पैकेज सपोज 20 लाख है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज का, इसका मतलब 20 लाख से बाहर, मतलब एग्जैक्टली 20 लाख बीच वाला पैकेज है, मतलब 50% एम्प्लॉयज को 20 लाख से ज़्यादा मिल रहा है और 50% को 20 लाख से कम मिल रहा है। अब ये ज़्यादा भरोसेमंद पिक्चर दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, राइट, क्योंकि आपको पता है भाई, मतलब अगर हमें कैपेबिलिटी है तो मेरा पैकेज जो होगा वो 20 लाख से तो उधर ही होगा, राइट ही होगा, मतलब हम 50% कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब तुम कोई बोलेगा भाई हम 50% कैटेगरी है तो ये मीडियन पैकेज है, तो तुम 70% कैटेगरी भी बना सकते हो। जैसे तुम एक नया मीडियन डिफाइन कर सकते हो जो कि मतलब समझ लो ना 70% और 30% में डिवाइड करे।
आप एक नया मीडियन डिफाइन कर सकते हो, तो 80% और 10-20% में डिवाइड करें, 80-20 रूल से चले। अब वो भी कुछ इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं, जो वो जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी को अगर उठाना है तो उसमें मीडियन वर्क नहीं करेगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो फिर कुछ दूसरा चाहिए, एक टूल्स जो उसको कैप्चर कर ले, तो उसके लिए बहुत, जैसे स्कैटरिंग है, ठीक है ना, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। ये सब सेंट्रल टेंडेंसी को, मतलब एक डाटा के टेंडेंसी को चेक करने के लिए यूज होते हैं। मतलब एक सिंगल नंबर विल स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इंटायर इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हो गया जब तुम्हारे पास डिस्क्रीट डाटा है, मतलब क्लियरली देख सकते हो हाइट से। तो अगर मैं हाइट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं प्लेस कर दूं, तो फिर क्या मीडियन आएगा। अब देखो, अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो तुम इस दोनों को कैंसिल कर दिया, इस दोनों को कैंसिल किया, तुम्हारे पास ये मीडियन वैल्यू आ गया। लेकिन अगर तुम्हारे पास 6 है, तो फिर तुम कैसे करोगे। ठीक है, अब ये मानो सबसे छोटा है, और अपने पास अगर 6 ऐसे ऐसे हैं, तो फिर हवा लूट, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे। अब ये दोनों मीडियन आ गया, राइट। तो फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं इस दोनों का एवरेज। तो मान लो अगर ये इसका वैल्यू 10 है, ये 8 है, तो यहाँ पे जो मीडियन आएगा दैट विल बी 10 + 8/2 विच इज 9। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब कभी कभी आपको ये डाटा ऐसे भी दे देगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, जैसे 20 बच्चे को 6 मार्क्स आया, 29 बच्चे को 28 मार्क्स आया, ऐसे 28 बच्चे को, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, 6 बच्चे को 20 मार्क्स आया, 28 को 29 आया, 24 बच्चे को 28 आया, तो इसका मीडियन मार्क्स क्या होगा क्लास का। तो फिर ये तुम बहुत ही आसानी से सोच रहे हो। तो ऐसे मान लो 6 स्टूडेंट को 20 आया, तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसका नंबर 20 है, 20 सबको मिल रहा है, राइट। अब ऐसे आराम से डिकोड कर सकते हो। फिर तुम लिखो S7 S8 से लेके कितना, 28 बच्चे और है, 28 बच्चे को 29 आया, तो मान लो उस बच्चे का नाम S7 से शुरू हुआ, ठीक है। तो फिर वो कहाँ तक जाएगा, 28 और 6 34 तक, S34 तक ये सबको कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते आप ये सबको जोड़ दीजिए, और इसका जो एग्जैक्टली बीच वाला जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये काफ़ी आसान है, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे 6 28 हो गए, 34 और ये कितना हो गया 58, राइट। 58 और 2 60, और 80 और 15 95 और 500। तो यहाँ पे टोटल क्लास में जो कितने हैं 100 बच्चे हैं, जिसका ये मार्क्स दे रखा है। अब देखो, अब बीच वाले बच्चे कितना आएगा, ये 100/2 मतलब 58 चल जाएगा। लेकिन अब 100 बच्चे हैं, तो अब एग्जैक्टली बीच में कितना आएगा, आप देखो। जैसे अगर वहाँ हमारे पास 4 आइटम है, 1 2 3 4, तो मीडियन जो होगा वो 2 और 3 का एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बीच वाले बच्चे आएंगे वो 50th स्टूडेंट आएगा, और 51th स्टूडेंट आएगा, तो 2 बच्चे आएंगे, S50 50वां बच्चा और 51th बच्चा। अब तुम यहाँ से काउंट कर सकते हो 50वां बच्चा का क्या मार्क्स आया। तो देखो 1 2 3 4 सिक्स बच्चे तक तो 20 मार्क्स ही आएगा ना। फिर 7th बच्चे तक 21 आया। अब 7 से लेके 34 तक 29 मार्क्स आया, ठीक है। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट काउंट कर लो, और दिस विल गिव बर्थ टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो इसीलिए ये बोलते हैं जैसे n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, और दोनों का एवरेज ले लो, आंसर। अब मजेदार है, अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर इसमें क्या करेंगे। अब मान लो तुम्हारे पास 0 से 10 मार्क्स के बीच में 5 बच्चे हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अब तुमको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं है। जैसे S1 S2 S3 S4 S5 है, आपको बस पता है ये पांचों स्टूडेंट का मार्क्स कहीं ना कहीं 0 से 10 मार्क्स के बीच में। अब सवाल है, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट S1 का मार्क्स जो है वो 1 नंबर है, स्टूडेंट 2 का भी 1 नंबर है, 3 का भी 1 नंबर है, 4 का भी 1 नंबर है, 5 का भी 1 नंबर है। ये भी पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं पॉसिबल होगा। या फिर ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है, जो कोई बोलेगा स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 10 है, 10 है, ठीक, और स्टूडेंट 2 का मार्क्स है वो 0 है, स्टूडेंट 3 का मार्क्स 1 है, स्टूडेंट 4 का मार्क्स भी 1 है, स्टूडेंट 5 का मार्क्स भी 10 है। ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है जो सबका मार्क्स जो है वो 10 का 10 आ जाए, ब्रिलियंट बच्चे हैं, ठीक है, 3 4 5 सबका आ जाए। तो मुझे एक्चुअली क्या है ना, कुछ पता ही नहीं है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब जब तक तुमको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम इसका कोई भी जिंदगी में मीडियन निकाल ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको क्या होगा, कुछ एजम्पशंस लोड करने होंगे।
अब यहीं से इसका प्रूफ का फ्रेगरेंस आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तुमको क्या एज्यूम करना होगा ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कोई बायसनेस नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा बोलना है जैसे 10 स्टूडेंट हैं, ऐसे तुम सोचो अगर मैं स्टूडेंट को भी कंटिन्यूस दिखाऊं तो S1 S2 S3 S4 S5, यहाँ पे 5 बच्चे हैं ना। ठीक है, तो 5 बच्चे को 0 से 10 मार्क्स आया तो हमने ऐसे कर दिया, तो इसको मैं डायरेक्टली 0 से 10 का एक लाइन बना रखा है। तो मैं ऐसा बोला जैसे स्टूडेंट 1 को अगर 0 आया, 2 को ये आया, 3 को ये आया, मतलब इसको मैं लीनियरली इंटरपोलेट कर रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिफॉर्म एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूशन दिस विल गिव बर्थ टू लीनियर इंटरपोलेशन। तो अगर मैं इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर एज्यूम करूँ, उस बेसिस पे मैं एक फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूँ। अब एडवांस वाला ने तुमको इंस्टेड ऑफ लीनियर एक पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, तो उससे दूसरा फॉर्मूला डेवलप करेगा। अब कभी क्यूबिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रोवाइड कर दिया तो उससे तीसरा फॉर्मूला डेवलप करेगा, तो फिर आप जो भी पढ़े हो सब बकवास हो जाएगा। इसीलिए आपको लॉजिकली पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब लॉजिकली मान लो अगर हम बोलेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर ना होकर पैराबोलिक हो, और वो किस टाइप का पैराबोलिक हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, या फिर साइनोसाइडल कुछ भी दे सकता है, तो वहां से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एक बार आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस डाटा को ना हम यहाँ पे ही तुमको बता देते हैं। तो मान लो यहाँ पे मार्क्स अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो 0 से 10 मार्क्स है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है 5। तो अब देखो 5 बच्चे को 0 से 10 के बीच में मार्क्स है, तो मैंने इसको लिनियरली बढ़ा दिया 5। तो ये वाई एक्सिस पे मैंने रखा, जैसे ये 0.5 हुआ। फिर 10 से 20 में 3 बच्चे, मतलब 3 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 10 से 20 में 3 बच्चे एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको 3, इसका मतलब फाइनली ये पॉइंट क्या हो गया, ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनली मेरे पास यहाँ तक आने में पूरा 8 बच्चे आ गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उस मार्क्स में आ रहा है, बिफोर दैट मार्क्स। फिर तुम्हारा यहाँ पे आ गया 20 से 30 में 4 बच्चे। फिर 30 से 40 में कुछ बच्चे आ रहे हैं, 40 टू 50 में आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरे 70, 80, 90 और 100, तो यहाँ कुछ बच्चे आएंगे। आपसे पूछ रहा है इसमें मीडियन मार्क्स क्या है, मतलब ऐसे बच्चे जो एग्जैक्टली बीच में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाई 53, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 53 है। अब 53 बच्चे में अब डायरेक्टली तुम डिवाइड करो 2 से, क्योंकि मीडियन कितना होगा, अगर स्टूडेंट 1 2 3 करके 53 स्टूडेंट है तो ये ऑड नंबर हो गया। तो 53 प्लस 1/2 मतलब 56/2, ये आ गया तुम्हारे पास 28। अरे भाई इसमें मैं इतने टाइम क्यों लगा, मैं कुछ और सोचने लगा एक्सप्लेनेशन के बारे में। एनीवे, तो 28 ऑब्जर्वेशन जो है वो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग टू क्या आ जाएगा, वो करस्पॉन्डिंग टू तुम्हारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 28 ऑब्जर्वेशन किधर लाई करेगा, आप देख सकते हो 28 बच्चे का जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, मार्क्स। तो पहला तो 5 बच्चे का यहाँ पे मार्क्स है ना। फिर तुम्हारे पास कितना बच्चे हैं यहाँ पे, नो सॉरी 28 ऑब्जर्वेशन नहीं होगा यहाँ पे। जब मैं अगर मीडियन क्लास ले रहा हूँ तो उसको देखो, अगर 28 से करूंगा ना तो फिर गलत आ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 53। तो फिर मैं बताया, अब यहाँ पे देखो मैं बायस हो गया, क्योंकि मैं सोचा 53/2 जो होगा वो तो तुम्हारे पास दे देगा 26.5। अब ये इतने तो स्टूडेंट है ही नहीं, 26.5 स्टूडेंट थोड़े होंगे, लेकिन मैथमेटिकली ये करेक्ट है, क्योंकि जस्ट मुझे एक नंबर बताना है विच विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर। सो 26.5 जो है ये हो गया मेरे पास मीडियन क्लास। तो अब वो कहाँ से जनरेट होगा, अब देख सकते हो वो 60 और 70 वाले जो है इस इंटरवल से जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि अब 26 बच्चे क्या है, 5 3 8 12 15 18 और 22, तो यहाँ तक तो 50 और 60 तक, 0 से 60 तक के मार्क्स में कितने हैं हमारे पास, 22 स्टूडेंट्स हैं, नहीं ना। यस, अब उसके बाद कितने हैं, 22 में और 7 जुड़ेंगे 60 टू 70 में, लेस देन 70 मेरे पास हो गए 29 स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे 26.5 स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग मार्क्स फाइंड करना है,
तो अब देखो, अब तुमको क्या करना है, तो वो किस इंटरवल में आएगा, डेफिनेटली 60 to 70 के इंटरवल में ही जाने वाला है। तो मेरे पास 60 to 70 के इंटरवल में ही कुछ आंसर आना चाहिए, इस इंटरवल में कुछ आंसर आना चाहिए। अब इस इंटरवल में क्या आंसर आना चाहिए, अब बस उसका खोज करते हैं। तो तुमको पता है 60 मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, 60 मार्क्स में हमारे पास 22 स्टूडेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये हाइट आएगा ये 22। और 70 मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, 70 मार्क्स पे अपने पास जो है वो 29 स्टूडेंट है, 29 स्टूडेंट्स, और ये 22 स्टूडेंट्स। हमारे पास जो ये गैप डेवलप हुआ, ये जो गैप हुआ, ये जो डिफरेंस डेवलप हुआ है, वो कितने बच्चे के हुए हैं, 7 स्टूडेंट्स के। अब मुझे फाइंड करना है जो 26.5 के करस्पॉन्डिंग, ओके 26.5 के करस्पॉन्डिंग जो होगा, तो ये कोई पॉइंट होगा 26.5, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मार्क्स है। तो अब तो ये बहुत सिंपल यूनिट की मेथड हो गया, तो आप इसमें लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हो, मतलब लीनियरिटी प्रिंसिपल का सिंपल यूज कर दो। तो मान लो 26.5 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास x बच्चे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन का स्लोप, अगर मैं इसको ए बी सी मान लूँ, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो और गेम ओवर है। मतलब सिंपली करने का मतलब है, इतना जो मैं रन किया वर्सेज राइज किया वो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू, क्योंकि अगर लाइन से इसको करेक्ट कर रहा हूँ तो स्लोप इस पार्ट का और इस पार्ट का सेम होगा। तो अब ये वाला स्लोप कितना होगा, अब देख सकते हो x-60 डिवाइडेड बाई वो गैपिंग 26.5 माइनस 22 इक्वल टू 70 माइनस एक्स बाई ये गैपिंग। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 26.5 और माइनस 29, 29 माइनस 26.5। तो यहाँ से अपने पास आ गया x-60 डिवाइडेड बाई ये गैपिंग कितने का हुआ 4.5 इक्वल टू 70 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3.5, राइट, हाँ 3.5। अब इसको एवेलुएट कर दीजिए, तो यहाँ से x-60 बाई 70 माइनस एक्स जो देखने को मिला है वो 45/35 मिला, तो 5 9 जा 9/5। और फिर इसको आप 7x माइनस 540 इक्वल टू 420, दैट इज 7x माइनस 420 इक्वल टू 630 माइनस 9x। तुम्हारे पास बच गया 16x इक्वल टू 0 5 और 10। x का वैल्यू आया, वो आ गया अपने पास 1050/16, एक्स का वैल्यू जो निकल के आया वो 1015/16। अब 1015/16 वो कितना है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1050/16, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 8 525/8 इन विच गिव्स टू, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस का एरर्स है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या मिला, ये जो गैपिंग है उसी गैपिंग में इस रेशियो को डिवाइड करो, तो तुम्हारे पास 26.5 वो देखने को मिला, और ये जो लिमिट है वो 22 है, तो ये गैपिंग मेरा हो गया 4.5 का और ये गैपिंग हो गया मेरा 3.5 का। बस उस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए और जिस रेशियो से आंसर आएगा दैट्स योर आंसर। और अगर आप ऐसे करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 149.03, 149.03, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। सो आई होप you are enjoying this lecture. We'll come in next video soon. Thank you. Have a good day.